हेलो दोस्तों। भारतीय इतिहास में अगर हम बात करें कि आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आता है 1937 का चुनाव। आप लोग जानते होंगे कि इस चुनाव के माध्यम से भारत में भारतीय लोगों को उत्तरदायी शासन की नींव रखी गई थी, उत्तरदायी शासन प्रदान किया गया था। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था की गई थी जहां पर भारतीय लोग अपना शासन खुद चला सकते हैं। एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, बहुत अच्छी कहा जाए कि एक महत्वपूर्ण बात भी थी। लेकिन ये बात क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस चुनाव ने भारत के विभाजन की नींव रखी थी? जो लोग भारतीय इतिहास के इस पोर्शन को समझते हैं, वो समझ सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही उस समय का सबसे दुखदाई समय भी था। कितनी भयंकर कहा जाए कि सांप्रदायिकता, कितनी भयंकर उस समय के अपराध, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं के बीच में हमने मानवता की नृशंस हत्या के बीच में हमने आज़ादी ग्रहण की थी। तो हमारे लिए न भूलने वाला एक चैप्टर भी है और याद करने वाली एक घटना भी है। तो आज मैं इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं कि क्या 1937 का चुनाव भारत के विभाजन की नींव रखने वाला था? तो मैं इसके देखिए कई सारे पहलू जो हैं मैं उसकी चर्चा करूंगा, कई इंपॉर्टेंट पहलू हैं। सबसे पहली बात कि 1937 के चुनाव को लेकर के हम बात करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, जिसमें इसके चुनाव के प्रावधान की चर्चा की गई थी। दूसरी बात करूंगा 1937 का चुनाव कि भाई इसका क्या हुआ और क्या परिणाम हुए, और इसके परिणाम के संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। इसके जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, उसको लेकर के। और तीसरी मैं चर्चा करूंगा कि आखिर इसने भारत विभाजन की नींव क्यों रखी। अब इसका संबंध जो है भारत विभाजन से कैसे है, भारत विभाजन से संबंध, इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करिएगा, क्या है कैसे है। ओके। और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा कि क्या वास्तव में भारत विभाजन का यही कारण था या कुछ और कारण थे, यही कारण था या कुछ और। तो मैं तीन चार मुद्दों पर मैं चर्चा कर रहा हूं और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। देखिए, ये तो बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत जो है, भारत के जो राष्ट्रवादी नेता है, भारत के जो लोग हैं, शुरू से एक स्वायत्त राज्य की मांग करते रहे, स्वराज की मांग करते रहे, स्वायत्तता मांगते रहे। चाहे वो 1928 की लाहौर की जो कहा जाए वो सॉरी 1928 का नेहरू रिपोर्ट के समय में विवाद हुआ हो, उस समय की बात को लेकर के ले लीजिए, या 1929 के लाहौर सेशन की बात हो, कांग्रेस ने स्वराज की बात कही थी और उसके बाद में पूर्ण स्वराज की बात कही। लेकिन उस समय सोचिए सारी व्यवस्था मैनेज हो गई थी पूर्ण स्वराज और स्वराज को लेकर के। लेकिन स्वराज यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपने शासन को लेकर के, ठीक है ना। और उसके पहले हम लोग अच्छे से जानते हैं कि साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर यह प्रावधान किया गया था कि भारत में प्रांतों में उत्तरदायी सरकार हो, उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो, यह ध्यान रखना। और जो द्वैध शासन है वो प्रांतों से हटा करके आपके केंद्र में लाया जाए। तो ये एक प्रावधान था जिसकी वजह से भारत में इलेक्शन होने थे। अब चूंकि 35 का अधिनियम हो गया, सारी चीजें हो गई, लागू होना था। अब उसके महत्व, उसके बिहाफ पर आपके 1937 में चुनाव की घोषणा हुई। कुल मिलाकर के चुनाव की घोषणा हुई थी, ठीक है ना। लेकिन बात इसकी भी आई थी कि कांग्रेस इसमें भागीदारी करे या ना करे। तो कांग्रेस को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि हमें चुनाव में भागीदारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमने इनके प्रावधानों का विरोध किया है, और वहीं पर कुछ लोग कहते थे कि हमें चुनाव में भागीदारी करनी चाहिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। गांधी ने उस शर्त की बात कही थी कि हमें
ब्रिटिश सरकार से पहले अपनी शर्तें रखनी चाहिए कि हम सरकार बनाएंगे, जीतेंगे, बनाएंगे, तो उसमें किसी प्रकार का कोई अड़ंगा तो नहीं लगाएंगे, वीटो पावर अननेसेसरी यूज तो नहीं करेंगे उन सारी बातों को लेकर के। ओके, तो ये मुद्दा था। खैर, कांग्रेस एग्री हो गई। सरकार ने, जो वायसराय हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बिना मतलब के वीटो पावर यूज नहीं करेंगे, ना हम करेंगे, ना प्रांतों के गवर्नर को करने देंगे, कुल मिलाकर के। चलिए, अच्छी बात है। अब स्थिति ये हुई कि जो चुनाव हुए वो थे आपके, कुल सीटें जो थी पूरे प्रांतों की और जो राज्य थे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कुल सीटें थी आपकी 1585, जिसमें से आपके लगभग 715 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। सीटें कांग्रेस जीती, कांग्रेस जीती। मैं कांग्रेस के इतिहास के बारे में चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन इसी से बहुत कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, बहुमत बहुत बड़ी बात है, इतनी सीटें लगभग आधे से आधे के आसपास, और कुल मिलाकर के 11 प्रांत थे। 11 प्रांतों में से 5 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत। एक में लगभग सबसे बड़ी पार्टी बनी, मतलब लगभग बहुमत मिला, लगभग बहुमत बंबई में। और आपके दो अन्य में, सबसे बड़ा दल बना, सबसे बड़ा दल बना। तो कुल मिलाकर के 8 राज्यों में इन्होंने सरकार बनाई थी, जिसमें बंगाल को छोड़ दिया जाए और पंजाब को छोड़ दिया जाए। बंगाल में आप समझिएगा कृषक प्रजा पार्टी, और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, उनकी जीत हुई और अच्छी खासी जीत हुई। और सिंध में सोचिए, कांग्रेस ने सिंध के जो हुसैन साहब हैं उनको समर्थन दे दिया। तो कुल मिलाकर के 9 राज्यों पर कांग्रेस का प्रभाव था, 8 में उसकी सरकार थी और एक में मिलीजुली सरकार थी। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थिति इसमें बहुत खराब थी, यह ध्यान रखेगा। तो ये एक कंसेप्ट यहां पर निकल करके सामने आया था। अब इसका मुस्लिम लीग से, अन्य चीजों से क्या लेना देना है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। देखिए, ये दो बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1909 के अधिनियम में ही ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। 1919 के अधिनियम में भी, सुधारों में भी इसको लागू किया था, और उसके बाद इस समय भी उन्होंने इसी बात को चर्चा की थी। खासकर आपने देखा होगा गोलमेज सम्मेलन में भी इसी बात को लेकर के चर्चा हुई, खुद विवाद हुआ, और सांप्रदायिक निर्णय भी आया रैमजे मैकडोनाल्ड का 1932 में, और इसमें भी उन्होंने वही किया। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो सोचिएगा, 482 सीटें आपकी मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी यहां पर। ठीक, स्थिति यह थी कि इन सीटों में से, 482 सीटों में से कांग्रेस ने आपकी केवल और केवल 58 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, सीटों पर चुनाव लड़ा। ओके, और इनमें से 26 सीटें जीती। हालांकि देखा जाए तो 482 सीटों में से 26 सीटें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लगभग 10% सीटें हम कह सकते हैं, 10% भी नहीं, कहा जाए 5% सीटें, 5% सीटें उन्होंने जीती। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट उस कांग्रेस के लिए नहीं है, खैर जाने दीजिए। बात करते हैं हम यहां पर मुस्लिम लीग की, कि भाई मुस्लिम लीग की स्थिति क्या है। लीग की स्थिति, जो सोचिएगा मुस्लिम राजनीति कर रही थी, मुस्लिम लीग ने इन सीटों में से केवल 51 सीटें जीती, 51 सीटें टोटल ऑल ओवर इंडिया में से। और सबसे मजेदार चीज ये थी कि इनमें से भी अधिकांश जो हैं, मैक्सिमम जो अधिकांश हैं, वो गैर मुस्लिम प्रांतों से जीती थी, गैर मुस्लिम बहुल प्रांतों से।
वहां से उन्होंने जीती थी, यानी कि उड़ीसा हुआ, बिहार हुआ, ठीक है ना, आपका मध्य प्रांत हुआ, संयुक्त प्रांत हुआ, इस तरह के राज्यों से बंबई हुआ, मद्रास हुआ, यानी कि बंगाल और पंजाब जहां पर मुस्लिमों का बहुमत था, वहां से इसको सीटें कम मिली। और टोटल सोचिएगा, इसका वोट परसेंटेज की बात करें, वोट का जो प्रतिशत है वो मात्र 4.8% मिला, यानी कि 4.8%, केवल और केवल इतना मिला इनको। और इसका मतलब यह हो गया कि लीग का प्रभाव मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम जनता में ना के बराबर है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो मुस्लिमों ने एक तरीके से लीग को नकार दिया। मुस्लिमों ने लीग की राजनीति को नकार दिया, बोले कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है और हम अपने देश के राष्ट्र के साथ हम जाना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हैं। और इस बात से, इस घटना से जिन्ना की स्थिति बिल्कुल बदल गई, जिन्ना की सोच बदल गई कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इस तरह से तो मेरी पूरी राजनीति, पूरी व्यवस्था में जो करना चाहता हूं वो उद्देश्य सब बेकार रह जाएंगे। यहां तक समझ लीजिएगा, मुस्लिम लीग एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं थी, जिन्ना भी एग्रेसिव नहीं थे, बिल्कुल भी आक्रामक उन्होंने नीति नहीं अपनाई थी। और जैसे ये हुआ, समझ लीजिएगा कि जिन्ना और लीग ने यहां से, जिन्ना और कह सकते हैं लीग ने अपना रुख बदल दिया, रुख बदला पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि जिन्ना की ही हालत ऐसी हुई थी, ऐसा नहीं है। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय की भी ऐसी ही स्थिति हो चुकी थी, यानी कि लोगों ने सांप्रदायिक राजनीति को नकार दिया था उस समय, क्योंकि इस समय तक जो सांप्रदायिक राजनीति थी वो एग्रेसिव नहीं थी, आक्रामक नहीं थी, एक सॉफ्ट, सरल, मृदु सांप्रदायिकता की स्थिति थी, जो हम कह सकते हैं। तो उसको उन्होंने नकार दिया था। तो हिंदू महासभा में तो मदन मोहन मालवीय ने छोड़ दिया था, उसके बाद नई लीडरशिप वहां पर आई थी, लेकिन यहां जिन्ना ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स को ले लिया। और यहां पर जिन्ना कैसे हो गए, पहले से ज्यादा आक्रामक, आक्रामक, ज्यादा एग्रेसिव हो गए, ठीक ना, ज्यादा सांप्रदायिक हो गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि साधारण तरीके से काम नहीं चलेगा, ठीक ना, कह सकते हैं ज्यादा प्रतिक्रियावादी हो गए, रिएक्शनरी, प्रतिक्रियावादी वो भी हो गए, इतने ज्यादा कि बस हर चीज में उन्हें केवल एक ही चीज दिखाई दे, और वो है मुस्लिम 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 राजनीति। और ज्यादा है, इतने हद तक हो गए कि ये कांग्रेस के विरोधी तो थे ही, अब ये कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रवाद विरोधी भी काम करने लगे, राष्ट्रवाद विरोधी भी हो गए। इनको देश और देश की व्यवस्था से अब कोई लेना देना नहीं था, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जुड़ने लगे। सोचिएगा, ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश सरकार के पूर्ण समर्थक बन गए, पूर्ण समर्थक उनके साथ रह करके। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर जिन्ना जो है एक खतरनाक सांप्रदायिकता की ओर बढ़ने लगे, की ओर बढ़े, क्योंकि उनको लगने लगा कि साधारण सांप्रदायिकता से अब कुछ ज्यादा हो नहीं सकता है। और जब ये होने लगा तो सोचिएगा, 8 राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार बनी, सारी चीजें हुई, तो आप समझ लीजिएगा कि क्या स्थिति हुई। और जब ये हुआ तो अब इनके कार्य देखिए क्या क्या हुए। कार्य सबसे पहले देखिए, 29 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने प्रांतों से त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र क्यों दे दिया? क्योंकि भारतीयों से बिना सलाह मशवरा के, बिना विचार विमर्श के ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर दिया। और यह बात कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार वायसराय से कही कि भाई विचार विमर्श करना चाहिए था, सारी चीजें करनी चाहिए थी, हम सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे नहीं।
उन्होंने अपनी कुछ बातें भी रखी, लेकिन सरकार ने उन बातों को स्वीकार नहीं किया और अल्टीमेट जब स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेस ने प्राण पद से त्यागपत्र दे दिया। और सोचिए इस बात को लेकर के उन्होंने, जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस भी कह सकते हैं, कहीं कहीं यह भी मिलता है, धन्यवाद दिवस भी मिलता है कि धन्यवाद कि हमें इस कांग्रेस के अत्याचारी शासन से मुक्ति मिल गई। धन्यवाद दिवस मनाया, सेलिब्रेट किया, यह समझ लेना। तो ये एक तरीके से क्या है, इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए कि भारत की नीति क्या है, भारत की राष्ट्र की नीति क्या है, उससे उन्हें कोई चिंता नहीं, भारत के लोगों की कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स और अपने उद्देश्यों से प्रेम है। यह हुआ और उसके बाद और देखिए आगे जाकर के जिस चीज को कभी इन्होंने नकार दिया था उसी चीज को इन्होंने फिर से अपनाया। 23 मई 1940 को लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ और इसी में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही और उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, दोनों की अपनी अपनी विचारधारा, दोनों की अपनी परंपरा, दोनों का अपना दर्शन, दोनों का अपना खान पान, दोनों की अपनी वेशभूषा बिल्कुल डिफरेंट है और दोनों एक राष्ट्र में नहीं रह सकते। इसलिए दोनों को अलग होना चाहिए, इसलिए दो राष्ट्र होने चाहिए। और सोचिएगा ये उनकी सांप्रदायिक राजनीति का, समझ लीजिएगा, बड़ा कदम है, बड़ा कदम है। और यहां से उन्होंने सोचिए पाकिस्तान की मांग रखी। वही पाकिस्तान की मांग, वही पाकिस्तान जिसकी चर्चा पहली बार चौधरी रहमत अली ने की थी। उन्होंने चर्चा की थी कि मांग रखी कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए, अपना राष्ट्र अलग चाहिए। और यहां से लेकर के 1947 तक जिन्ना एग्रेसिव इसी पॉइंट पर अड़े रहे, एग्रेसिवली, पूरे आक्रामकता के साथ, पूरे शिद्दत के साथ इसी बिंदु पर अड़ गए कि इसके नीचे इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। उनसे कहा गया था लास्ट में आकर के कि तुम एक संयुक्त राष्ट्र के, संयुक्त भारत के प्रधानमंत्री बन जाइए, यह भी प्रपोजल आया था, तो भी उन्होंने मना कर दिया, बोले मुझे नहीं चाहिए, मैं हिंदुओं का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। इतनी एग्रेसिवनेस को मुझे अलग चाहिए। कितने हट चौधरी साहब का खूंटा कि मेरी भैंस तो, खूंटा तो यहीं गड़ेगा, चाहे कुछ भी दंड दे दीजिए, उस पर अड़ गए थे ये एक तरीके से। और इसको सोचिए, इस तरह की चीजों को समर्थन दिया था ब्रिटिश सरकार ने भी, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश सरकार ने समर्थन दिया। अब बात यह आती है जो मैंने आपसे चर्चा कही थी कि भारत विभाजन से संबंध, तो अब आपको इसका लिंक समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, किस तरीके से है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 1937 के चुनाव में अगर मुस्लिम लीग की यह हार ना होती, इतनी बुरी हार ना होती, तो शायद विभाजन ना होता। अगर उनको एक आध दो राज्य में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाता तो शायद ये एक, कह जाए कि ये पार्टी पॉलिटिक्स बन करके रह जाती कि इन राज्यों में हमारा प्रभाव है, उन राज्यों में हमारा प्रभाव है, यहां पर हम मुख्यमंत्री हैं, यहां पर हम मुख्यमंत्री। शायद हो सकता है इतनी एग्रेसिवनेस ना आती। क्यों भाई, आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या इतने आक्रामक होते अगर दो चार राज्यों में उनका बहुमत बन जाता, थोड़ी बहुत सीटें बढ़ जाती उनकी? ये हमारा सोचना है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा होता, इससे भी ज्यादा हो सकता था। ये हम सोच रहे हैं कि शायद ना होता। शायद ये भी होता कि अगर वो दो चार राज्य जीत जाते तो हो सकता है कि वो और बड़ा प्रभाव डालने की कोशिश करते कि अब इसको तो हम पूरा मुस्लिम देश बना करके रहेंगे। ये भी हो सकता था, संभावना कुछ भी हो सकती थी। क्यों ऐसा क्यों हो सकता था? क्योंकि इसके पीछे केवल 1937 का चुनाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे, सांप्रदायिकता के पीछे भारत में अगर हम बात करें तो सांप्रदायिकता के जो कारण थे वो कोई आज के कारण नहीं थे।
और ये कोई अभी की घटना नहीं थी। देखिए, सबसे बड़ी चीज थी ब्रिटिश सरकार की। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही बांटो और राज करो की नीति चला रही थी। ये उसकी नीति थी, डिवाइड एंड रूल की। ये नेगेटिवली वो चला रही थी और हिंदू मुसलमान के बीच में बंटवारा कर रही थी, विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्गों के बीच में बंटवारा करने की कोशिश कर रही थी। और 1857 के बाद तो ये खुल के सामने आ चुका था। इसी के तहत ब्रिटिश सरकार ने एक चीज और भी कही थी, सांप्रदायिक इतिहास लिखने की कोशिश की थी उन्होंने। सांप्रदायिक इतिहास लिखने की कोशिश की थी। अब कहोगे सांप्रदायिक इतिहास क्या? इन्होंने ही जब औपनिवेशिक इतिहास लेखन की शुरुआत की तो उसमें उन्होंने प्राचीन काल को हिंदू काल कहा, मध्य काल को मुस्लिम काल कहा और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा। यानी कि हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड करने की कोशिश की थी, जिसे हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कहते हैं। उसको इन्होंने उस तरीके से की तो लोगों के दिमाग में सांप्रदायिकता भरने की इन्होंने कोशिश की थी। ठीक है ना? दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार के अपने कुछ विकासात्मक कार्य भी थे। विकासात्मक कार्य, अब कहोगे विकासात्मक कार्य जैसे आर्थिक विकास। 1857 के बाद थोड़ा बहुत आर्थिक विकास भी हुआ था। शिक्षा, प्रेस, साहित्य को बढ़ावा, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें की गई। और प्रशासन, प्रशासन में भारतीय भागीदारी, भागीदारी, ये जो चीजें उन्होंने की थी। अब कहोगे सर इससे क्या लेना देना है? यस, देखिए, जब उन्होंने 1813 के बाद में यहां पर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए काम किया, शिक्षा के विकास के लिए जब काम किया उन्होंने, तो सबसे ज्यादा इसका फायदा किसने उठाया? हिंदुओं ने। क्योंकि मुस्लिम लोग तो अरबी, फारसी और अपनी धार्मिक कहा जाए कि शिक्षा तक सीमित थे। प्रेस साहित्य का सबसे ज्यादा फायदा, नए विचारों का फायदा हिंदुओं ने उठाया। आधुनिकता के मूल्य हिंदुओं ने उठाए। आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया तो पढ़ा लिखा समुदाय कौन था? हिंदू थे। तो उन्होंने आर्थिक स्तर पर सोचिए उद्योग धंधे चलाए, अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव जमाया, बिजनेस करना शुरू किया। इस तरीके से हिंदुओं की स्थिति अच्छी होती चली गई। और प्रशासन में भी जब नौकरी की बात आई तो पढ़े लिखे सबसे ज्यादा हिंदू थे, तो उनको नौकरी भी उसी में मिली। बात समझना। तो इसकी वजह से सोचिएगा, विकासात्मक कार्यों की वजह से हिंदुओं को लाभ मिला, को लाभ। और इसकी वजह से मुस्लिमों में इसके प्रति एक शक की भावना पैदा हुई, एक असुरक्षा की भावना पैदा हुई। इनसिक्योरिटी फीलिंग कहते हैं इसको, असुरक्षा की भावना। और दूसरा, प्रशासन की भाषा कौन सी बना दी गई थी? अंग्रेजी। पहले भाषा कौन सी चलती थी? फारसी। तो फारसी के जितने भी जानकार थे प्रशासन से, उन सबको बाहर निकाल दिया गया, निकल गए। और अंग्रेजी पढ़े लिखे कौन थे? भारतीय हिंदू अधिकांशतः। इसका फायदा इन लोगों ने उठाया और मुसलमानों में इस बात को लेकर के असुरक्षा की भावना पैदा हुई। इसी वजह से सर सैयद अहमद खान ने आगे जाकर के मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा, अब मॉडर्न एजुकेशन की बात कही थी उन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने इसी वजह से बात कही थी, बढ़ावा देने की। भाई अगर शासन प्रशासन में जाना है तो आपको सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर के चलना होगा और साथ के साथ मॉडर्न एजुकेशन को भी बढ़ावा देना होगा, आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा देना होगा, कुल मिलाकर के। तो ये हुए। इसके अलावा कुछ और भी चीजें भी रही। इसी समय में आप देखोगे तो कुछ कट्टरपंथी लोग भी उभर के सामने आए। कट्टरपंथी लोग भी उभरे, ऐसा नहीं है कि नहीं उभरेंगे, वो भी आए। वो किसी एक वर्ग से नहीं थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, दलित भी थे। हर समुदाय से लोग थे जिनकी अपने अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदारी थी, जो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते थे, सिर्फ अपने बारे में। राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में सोचने वाला इनमें से कोई नहीं था। देश के बारे में सोचने वाले बहुत सीमित लोग थे। क्रांतिकारी युवा लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, जिनको राष्ट्र सर्वोपरि का सिद्धांत पता था
और वही मानते थे। इसके अलावा एक चीज और भी आई थी, वो थी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पॉलिटिकल एम्बिशियसनेस। और ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है, इसमें जब वो साधारण तरीके से सफल नहीं हो पाए, जैसे जिन्ना हुए या हिंदू महासभा हुई, तो जब वो सफल नहीं हो पाए तो इन्होंने आक्रामक आक्रामक सांप्रदायिकता को अपनाया और इसी को अपना हथियार बनाया, अपना अस्त्र बनाया, अस्त्र इसी को बना लिया। अब बताइए, ऐसी कंडीशन में 1937 के चुनाव ने भारत के विभाजन की नींव रखी, या भारत के विभाजन की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी, बस उसको 1937 के चुनाव में एक स्पष्ट संकेत दे दिया कि अब विभाजन होकर के रहेगा। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं एक सही दिशा भारत के विभाजन की उन लोगों को मिल गई, वरना सारे कारक पहले से मौजूद थे, सारे के सारे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन और ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के टॉपिक को पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।